प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। और आज का क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर देखा जाए तो आज का जो क्लास है वो एक टेस्ट के रूप में होने वाला है। आज जो है हम लोग सोशल साइंस के टॉप 40 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं और इस वीडियो को आप लोगों को टेस्ट के रूप में देखना है। हम आशा करते हैं कि आप लोग 40 में से 30 सवाल जरूर जो है सही बना लेंगे और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप आज के क्लास में 40 क्वेश्चन में से अगर 30 क्वेश्चन बना लेते हैं तो 100% गारंटी है कि आप अपने एग्जाम में 40 में 40 बना पाएंगे, क्योंकि उस लेवल का क्वेश्चन हम आज के क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी होगा। आप लोग टेस्ट के रूप में देखिएगा शुरू से अंत तक और कमेंट में आंसर भी करने का कोशिश कीजिएगा, और या फिर हो सके तो आप लोग अपने कॉपी पर लिखते जाइएगा कि कितना आप लोग जो है मतलब कितने क्वेश्चन का जवाब आप सही दे पा रहे हैं। और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपने कुल कितने सही क्वेश्चन का जो है आंसर दिया है। कमेंट में आप लोग अपना ये जरूर लिखिएगा कि कितना सही क्वेश्चन आप लोगों ने क्या किया है, बनाया है। जिनका भी सबसे अच्छा जो है कमेंट होगा उसको लाइक भी किया जाएगा, कुछ रिप्लाई भी दिया जाएगा, और जिन लोगों का सबसे बेस्ट जो है मार्क आया होगा उनके कमेंट को हम पिन करेंगे ताकि सब देखें कि हाँ आपका सबसे जो है ज़्यादा मार्क्स जो है आया है। तो हम चलते हैं, शुरू करते हैं। एक एक चीज़ों को ध्यान से सीखने समझने की कोशिश कीजिएगा और आंसर करते रहिएगा आप लोग, ठीक है। और मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए जो आप लोग का टारगेट बैच चल रहा है, जो बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके बारे में डिटेल जानकारी हम आप लोगों को आगे देने वाले हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने जो है आ चुका है। क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ब्रेस्टली-टोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। तो ब्रेस्टली-टोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी आप बताने की कोशिश करेंगे। रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, रूस और जर्मनी। कौन सा सही आंसर होगा? बेसिकली हम आप लोगों को प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड देंगे और इसी 5 सेकंड में आप लोगों को कमेंट में आंसर लिख देना है, या फिर आप लोगों को अपने कॉपी पर ये चिन्ह कर लेना है कि हाँ हमने इस क्वेश्चन का ये जवाब दिया था और ये सही है या गलत है, ठीक है। तो आप लोग कॉपी भी निकाल लेंगे या फिर कमेंट में आंसर लिखते चलेंगे। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट के लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो डी होगा। रूस और जर्मनी के बीच आपको पता होना चाहिए कि ब्रेस्टली-टोवस्क की संधि जो है हुई थी। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके सामने कि मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन है आपका जो है तत्सीन, बी ऑप्शन है कैंटन, सी ऑप्शन आपका होची मिन्हा, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 2 के लिए जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन से होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मार्च 1946 में जो फ्रांस और वियतनाम के बीच में जो समझौता हुआ था वो इनमें से कोई जो है समझौता नहीं था, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन का। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था, ये आपको बताना है। 1929 लाहौर अधिवेशन में, या 1933 कलकत्ता में, या 1929 कराची में, या 1924 वाले अधिवेशन जो कि बेलगाम में हुआ था वहाँ पर। तो आप जल्दी से इसका आंसर करेंगे कि क्या राइट आंसर हो जाएगा। आपको मैं बता दूं कि 3 के लिए जो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका ये होगा, यानी कि 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन जो हुआ था उसी में जो है पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस जो है किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। ए ऑप्शन आपके पास है बारदौली, बी ऑप्शन है अहमदाबाद, और सी ऑप्शन है खैरा, और डी ऑप्शन है चंपारण। क्या राइट आंसर होगा? 4 के लिए आप लोग जल्दी से आंसर करेंगे। 4 का जो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा वो ए होगा। याद रखेंगे बारदौली किसान आंदोलन में इनको जो है ये कह सकते हैं कि सरदार की उपाधि जो है दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1838 में, 1858 में, 1881 या फिर 1911। तो यहाँ पर जल्दी से आप लोग बताएंगे कि आपका जो 5 का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो याद रखेंगे 1881 ईस्वी में पहला फैक्ट्री एक्ट जो है अंग्रेजों के द्वारा पारित किया गया था। तो सी ऑप्शन आप याद रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ है। श्रमिक वर्ग का, या फिर मध्यम वर्ग का, कृषक का, या सभी वर्ग का। तो सभी वर्ग का तो नहीं हुआ है, तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर करेंगे कि 6 के लिए क्या राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं 6 का जो राइट आंसर होगा
वो यहाँ पर आपका ये होगा श्रमिक वर्ग का। किस वर्ग का? श्रमिक वर्ग का जो है बहुत ज़्यादा शोषण हुआ था, लेबर मजदूर लोगों को पूंजीपति वर्ग जो है सताने का काम किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे आपके 7 नंबर क्वेश्चन का। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है? सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है भाई साहब? वाणिज्य क्रांति है, या फिर औद्योगिक क्रांति है, या फिर साम्यवादी क्रांति है, या खगोल क्रांति है? तो बात करेंगे यहाँ पर सबसे बड़ी क्रांति का, तो 7 के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा औद्योगिक क्रांति। कौन सी क्रांति? औद्योगिक क्रांति। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। और इसका पीडीएफ भी आपको हमारे LGRS स्टडी लाइव ऐप पर मिल जाएगा। कैसे डाउनलोड करना है वो हम आपको आगे बताएंगे। अभी आप लोग शुरू से अंत तक टेस्ट में बने रहिए और अपने मन में भी कम से कम ये सोचते रहिए कि हाँ हमने कितने क्वेश्चन का सही आंसर किया। नहीं, लास्ट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आखिर कितने क्वेश्चन आप सही बनाए हैं। अगला क्वेश्चन है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? 1990 के दशक में, या 1960 के दशक में, 1970 के दशक में, या 1980 के दशक में? तो भूमंडलीकरण का शुरुआत आपको पता होना चाहिए कि 1980 के दशक में शुरू किया गया था। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? कुरान की, गीता की, हदीस की, या फिर बाइबिल की? तो याद रखेंगे, जल्दी से आप लोग इसका आंसर कीजिए कि गुटेनबर्ग ने किसकी छपाई करी थी। तो गुटेनबर्ग के बारे में आपको बता दें कि बाइबिल का किया था, जो कि ईसाई धर्म का धर्म ग्रंथ है। बाइबिल का छपाई सबसे पहले गुटेनबर्ग ने किया था, ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? मुद्रण यानी कि टाइपिंग या फिर छपाई कह सकते हैं इसको। भारत में, जापान में, चीन में, अमेरिका में? तो 10 के लिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो क्या होगा? जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे तो याद रखेंगे चीन में। याद रखिएगा कि मुद्रण का आविष्कार चीन में हुआ है, कागज का भी आविष्कार चीन में हुआ है। ये सब आप याद रखने की जो है कोशिश करें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 11 नंबर क्वेश्चन की मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक के प्रजनन की जो प्रक्रिया है उसको कौन रसायन बाधित करता है? बेंजीन है, यूरिया है, एड्रीन है, या फिर फास्फोरस है? तो यहाँ पर आपका 11 के लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका सही होगा एड्रीन। ठीक है, एड्रीन जो है वो मेढक के प्रजनन को खत्म कर देता है, या फिर उनके बच्चे को आगे जो है मतलब विकसित नहीं होने देता है, ये आप कह सकते हैं। अगला, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ये आपको बताना है। फ्लोराइड का, क्लोराइड का, आर्सेनिक का, या फिर लोह का? लोह मतलब लोहा का। तो जल्दी से बताएंगे कि 12 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 12 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आर्सेनिक। क्या बढ़ गया है बिहार के जलों में? तो आर्सेनिक का मात्रा बढ़ गया है, ये आप याद रखेंगे। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि संविधान की धारा 21 का संबंध है, किस चीज़ से संबंध है भाई साहब? ए ऑप्शन है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, बी ऑप्शन है मृदा संरक्षण से, सी ऑप्शन है जल संसाधन संरक्षण से, और डी ऑप्शन है खनिज संपदा संरक्षण से। तो जल्दी बताएंगे कि आपका 13 के लिए सही आंसर जो है क्या हो जाएगा। तो 13 के लिए जो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वो आपका ए होगा, यानी कि याद रखेंगे वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 15%, 20%, 10% या 7%? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे कम बिहार में वन क्षेत्र है, ये आप याद रखेंगे। तो आंसर कीजिए कि कितना प्रतिशत होगा। तो बताएंगे कि यहाँ पर आपका 7%। कितना प्रतिशत? 7%, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैग्नीज की, टीन की, लोहा की, या फिर बॉक्साइट की? तो बताएंगे जल्दी से आप लोग किस खनिज का आवश्यकता पड़ता है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा 15 का वो आपका डी होगा, याद रखेंगे बॉक्साइट की। बॉक्साइट ही अयस्क है एल्युमिनियम का, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का बात करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है भारत में किस राज्य में, या फिर भारत के होना चाहिए, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? सौर ऊर्जा सबसे अधिक कहां पर विकसित किया जा सकता है? संभावना बताना है। असम में, अरुणाचल प्रदेश में, राजस्थान में, या फिर मेघालय में? जल्दी बताएंगे। 16 के लिए सही आंसर 16 का आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका राजस्थान होगा, यानी कि सी ऑप्शन अगर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल बिल्कुल आपका सही आंसर जा रहा है। अगला है
निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग या विद्युत उपकरण उद्योग। तो 17 के लिए आप लोग जल्दी से आंसर करेंगे। 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी होगा, खिलौना उद्योग। ठीक है, छोटे पैमाने का उद्योग क्या है? खिलौना उद्योग है। यहाँ पर लागत भी कम लगती है और आमदनी भी कम ही आता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 18 नंबर क्वेश्चन की देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? विशेष आर्थिक क्षेत्र का बात किया जाए 10, 7, 15 या 5, कितना क्षेत्र है बताइए जल्दी से आप लोग। 18 के लिए आंसर कीजिए। 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका भी होगा 7 विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं। ये आप फिलहाल में क्या करें, याद रखें। आंसर सभी लोग करते रहिए, आंसर करने में कोई जो है कटौती मत कीजिए। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है बताइए। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? ये डाटा 2011 का है, अब तो भर गया होगा, लेकिन अभी भी आपको यही आंसर करना है क्योंकि आपकी किताब में यही दिया हुआ है। तो आप बताएंगे कि क्या राइट आंसर हो जाएगा। 6283 किलोमीटर या फिर 5283 या फिर 7283, 8500 किलोमीटर कितना है? तो यहाँ पर आपका 19 के लिए राइट आंसर होगा वो ये होगा 6283 किलोमीटर बिहार में कुल रेल लाइन जो है बिछाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो तल चिन्ह की सहायता से जो ऊंचाई मापते हैं उसको स्थानीय ऊंचाई कहते हैं, या विशेष ऊंचाई कहते हैं, या समुच्च रेखा कहते हैं, या त्रिकोणमितीय स्टेशन कहते हैं, क्या कहते हैं? तो 20 के लिए जो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वो आपका बी होगा, विशेष ऊंचाई कहते हैं। विशेष ऊंचाई, डेट मीन्स बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? लैंगिक विभाजन का क्या मतलब है? स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, या फिर समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, या फिर बालक और बालिकाओं की जनसंख्या का अनुपात, या लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मताधिकार न मिलना। क्या मतलब होता है लैंगिक विभाजन का? तो लैंगिक विभाजन का जो मतलब है वो आप याद रखेंगे कि समाज द्वारा, ठीक है, स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं जो है, यही आपके लैंगिक विभाजन का मुख्य जो है मतलब होता है। समाज कहती है कि ये महिला है तो ये नहीं कर पाएगी, ये पुरुष है तो पुरुष को यही करना चाहिए, महिला को यही करना चाहिए। ये सब बातें जो हैं वो लैंगिक विभाजन के बारे में आपको क्या करता है, जानकारी देता है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है भाई साहब? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, या यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, या लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है, महिलाओं को मतदान के अधिकार का अभाव है। क्या है सही जानकारी भारतीय संविधान के बारे में बताइए। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन ही सही होगा। यह धर्म के आधार पर भेदभाव को मना ही करता है, यानी कि कहता है कि आपको धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सब बातें नहीं करनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि? भाई साहब सत्ता में साझेदारी सही क्यों है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है कि यह विविधता को अपने में समेट लेती है, बी ऑप्शन है देश की एकता को कमजोर करती है, सी ऑप्शन है फैसला लेने में देरी करती है, और डी ऑप्शन है विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है। क्या कारण से सत्ता में साझेदारी सही मानी जा सकती है? तो बताएंगे कि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है, इसके आधार पर सत्ता में साझेदारी सही है। ठीक है, अगला है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, या इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, या देश में आपातकाल लागू हुआ था, या जनता पार्टी की सरकार बनी थी। क्यों देश में ये 1975 फेमस है ये आप क्या करेंगे बताएंगे। तो यहाँ पर जो आपके 24 के लिए सही आंसर हो जाएगा वो आपका सी होगा, क्योंकि देश में आपातकाल लागू हुआ था, इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि राजनीतिक में बहुत ही क्या है, जाना जाता है, फेमस माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? मोरारजी देसाई ने किया, नीतीश कुमार ने किया, इंदिरा गांधी ने किया, जयप्रकाश नारायण ने किया, किसने किया था जल्दी से बताएंगे।
जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। यहाँ पर जो है 25 के लिए 25 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। डी ऑप्शन आप याद रखने का कोशिश करेंगे। नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है कि नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है, यानी कि नर्मदा घाटी परियोजना से किस किस राज्य को लाभ मिलती है, मुख्य रूप से ये बताना है। तो याद रखेंगे, ए ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब। बी ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पंजाब, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल, और गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। किस किस राज्य को यहाँ पर फायदा मिलती है। तो 26 के लिए जो आपका सही आंसर होगा वो डी होगा, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। डी ऑप्शन आप याद रखेंगे। 26 के बाद हम बढ़ेंगे 27 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसी लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। लोकतंत्र का प्राण सरकार को, न्यायपालिका को, संविधान को या राजनीतिक दल को। जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। 27 के लिए क्या राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, डी ऑप्शन आपका सही होगा, राजनीतिक दल को। राजनीतिक दल है तो लोकतंत्र है, अगर राजनीतिक दल नहीं होगी तो लोकतंत्र नहीं होगी। कौन चुनाव लड़ेगा भाई, आप चाहेंगे नहीं लड़ सकते हैं। 28 है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। सांसदों एवं विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर, इनमें से सभी पर। राष्ट्रपति का तो कोई दल ही नहीं होता है, ठीक है। तो अब जल्दी से बताएंगे 28 के लिए यहाँ पर आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। 28 के लिए जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा सांसदों एवं विधायकों पर। आप ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, जितने भी बच्चों का ए ऑप्शन आ रहा है वो लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 29 नंबर है, जल्दी से इसके बारे में बताइए। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था। 1992 में, 1999, 2003 या फिर 2004। कब बनाया गया था यह पार्टी, बताइए। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका बी होगा, 1999 में यह पार्टी बनाया ही गया था। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे आप लोग। तो जल्दी से बताएंगे आप लोग कि यहाँ पर जो है 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर बात करें 30 के सही आंसर का, तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका बी होगा, विकसित, ठीक है। विकसित आपका बी ऑप्शन बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। क्या बोला गया था, कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से में सम्मिलित है। अर्थ विकसित बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हल्का कुछ समस्या देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया कि निम्नलिखित में कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित हैं, और मतलब प्राथमिक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र या फिर विकसित। यहाँ पर हल्का ऑप्शन गलत है, अर्थ विकसित इनमें से कोई नहीं। देखिए याद रखिएगा कि ये ऑप्शन आपको मैं सेवा क्षेत्र दे रहा हूँ, बी ऑप्शन जो है हम आपको दे रहे हैं कृषि, क्या दे रहे हैं, कृषि दे रहे हैं, और सी ऑप्शन यहाँ पर उद्योग दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, उद्योग, ठीक है। तो इस स्थिति में याद रखिएगा कि आपका बी ऑप्शन से होगा। ये हल्का ऑप्शन मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक आप समझ सकते हैं। तो आपका कृषि जो है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तो ये आप क्या करेंगे, याद रखने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। जल्दी बताइए, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। पटना, गया, शिवहर, नालंदा। राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ए होगा, पटना का आय सबसे क्या है, अधिक है। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होती है वह देश कहलाता है अविकसित, कृषि क्षेत्र। यहाँ पर देखिए फिर वही दिक्कत आ गया है, इसका ऑप्शन उसमें, उसका ऑप्शन उसमें चला गया है, या फिर सेवा क्षेत्र। तो देखिए यहाँ पर हम आपको ऑप्शन सही कर देते हैं। ए ऑप्शन आपको दिया गया अविकसित, बी ऑप्शन आपको दिया गया विकसित, और सी ऑप्शन आपको यहाँ पर मान लीजिए कि अर्ध विकसित दिया गया। क्या दिया गया है, अर्ध विकसित, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जिस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक होती है, आय अधिक होती है, वह देश कहलाता है, क्या कहलाता है, बी ऑप्शन से होगा, विकसित कहलाता है। क्या कहलाता है, विकसित, यानी कि बी ऑप्शन आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या पंजाब नेशनल बैंक। क्या होगा सही आंसर, जल्दी बताइए। 33 के लिए जो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा
वो आपका ये होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। क्या याद रखेंगे शॉर्ट रूप में, RBI, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर कि व्यावसायिक बैंकों को सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण हुआ। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1966, 1980, 1969 या 1975। तो 34 के लिए जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, 1969 में राष्ट्रीयकृत किया गया था। तो सी ऑप्शन आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या हैं? ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत या इनमें से सभी? तो ऊर्जा के मुख्य स्रोत का अगर बात किया जाए तो याद रखेंगे कि इनमें से कोयला, पेट्रोलियम और विद्युत, इनमें से सभी आपका डी ऑप्शन बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, इनमें से सभी? तो 36 के लिए जो आपका राइट आंसर होगा वो डी होगा। अगर बहुराष्ट्रीय कंपनी का बात किया जाए तो इसमें से सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। डी ऑप्शन आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ पर उपभोक्ता अधिकार दिवस का बात किया जाए तो 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने में, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? जिला फोरम, राज्य फोरम, राष्ट्रीय आयोग या इनमें से कहीं नहीं? तो 38 के लिए राइट आंसर आपका बी होगा, राज्य आयोग में करेगा। कहाँ करेगा? राज्य आयोग में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है जल्दी से बताइएगा। तो सुनामी का जो प्रमुख कारण है वो समुद्र में भूकंप का आना है। ये ऑप्शन आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी के ऊपर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो 40 के लिए राइट आंसर आपका जो है ये भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र या फिर इनमें से कौन है? 1 मिनट याद रखिएगा। उसको अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा और आप लोग कमेंट में जल्दी से जल्दी लिख दीजिए कि 40 में से कितना सही आप लोगों ने आंसर किया है, ठीक है। और फिर जिनका भी जो है अच्छा जो है कमेंट होगा उन लोगों का जो है हम नाम बताएंगे। और जितने भी प्यारे बच्चों LGRS स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें आपको सभी विषय का जो है VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, VBA सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF जो है मिल जाएगा। क्विक रिवीजन नोट मिलेगा, क्लास नोट मिलेगा, मॉडल पेपर, ऑनलाइन टेस्ट सभी के सभी बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। बहुत सारा चीज़ यहाँ पर। और बात करें टारगेट बैच के बारे में, तो टारगेट बैच के बारे में हमको पता होना चाहिए 450 प्लस मार्केट टारगेट के साथ यहाँ पर तैयारी करवाया जा रहा है। इसमें ऑल सब्जेक्ट का तैयारी हो रहा है, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत और मैथिली, नॉन हिंदी सबका फुल सिलेबस में पढ़ाया जा रहा है। यानी कि इससे बाहर कुछ भी आपको नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। नो कोचिंग, नो अदर क्लास, आपको कोई दिक्कत जो है कभी भी नहीं होगी। कोर्स की विशेषता है सभी विषय का बेहतर से बेहतर तैयारी होगा, आपका 100% तैयारी होगा। चैप्टर वाइज आपको थ्योरी और प्रश्न भी करवाया जाएगा। प्रश्न में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूरा करवाया जा रहा है, ठीक है। और सभी विषय का आपको चैप्टर वाइज आपको PDF मिलेगा, थ्योरी का, सब्जेक्टिव का और ऑब्जेक्टिव का भी। चैप्टर वाइज टेस्ट भी होगा, मॉडल पेपर भी करवाया जाएगा। पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन भी आपको करवाए जाएंगे। फी का बात करें तो बेस फी आपका 3500 रुपये, लेकिन अभी ऑफर के तहत आपको दिया जा रहा है मात्र 1199 में, ठीक है। अगर बात किया जाए तो आप 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से पढ़ पाएंगे। पूरे कोर्स का फी 1199। LGRS लाइव ऐप पर यह कोर्स चल रहा है। और कोर्स कैसे ज्वाइन करना है या फिर PDF कैसे डाउनलोड करना है आज के क्लास का, इसके लिए सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना है LGRS लाइव ऐप, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फिर रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद इसमें सारा डिटेल आप क्या कर देंगे, भर देंगे। फिर क्लास सेलेक्ट कर लीजिएगा। PDF डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर जाइएगा, फ्री क्लासेज पर क्लिक कीजिएगा। अपने सभी सब्जेक्ट का PDF डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। और पेड कोर्स ज्वाइन करना है, सफलता बैच, ये टारगेट बैच, तो पेड कोर्स पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आएगा बाय नाउ का ऑप्शन। बाय नाउ पर क्लिक कीजिए, पे ऑनलाइन पर क्लिक कीजिए और किसी भी पेमेंट सिस्टम से इस पर पेमेंट कर दीजिए। और आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप इस पर कॉल करके हमसे सारा जानकारी ले सकते हैं। आशा करते हैं कि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट में आंसर आप लोग जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।